हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 6 मृदा, 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 अध्याय 6 मृदा, अध्याय 6 मृदा, अध्याय 6 मृदा। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर पट्टी का सबसे महत्वपूर्ण परत है और यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र में उगने वाली फसलों पर मिट्टियों में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और कर्मन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अपक्षय और कर्मन के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। मृदा सेल प्लस मलबा प्लस जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा सेल प्लस मलबा प्लस जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी पर की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा सेल प्लस मलबा प्लस जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा सेल प्लस मलबा प्लस जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी पर की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा सेल प्लस मलबा प्लस जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय। इनके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी पर्याप्त सीमा तक इसे प्रभावित करती है। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वनस्पतिक वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। मृदा के घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। कुछ मृदाओं में इनमें से एक या अधिक घटक कम मात्रा में होता है, जबकि अन्य कुछ मृदाओं में इन घटकों का संयोजन भिन्न प्रकार का पाया जाता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है जिन्हें संस्तर कहा जाता है। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है जिन्हें संस्तर कहा जाता है। यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहाँ हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती है जिन्हें संस्तर कहा जाता है। का का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। का संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थ का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। का संस्तर तथा गा संस्तर के बीच के संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे और ऊपर से दोनों पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ तथा खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। का संस्तर तथा गा संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। का संस्तर तथा गा संस्तर के बीच का संक्रमण खंड होता है जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। गा संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है। गा संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा में निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती है।
घास संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। घास संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनती है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होता है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। इन तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। मृदा जिसका एक जटिल तथा भिन्न अस्तित्व है सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रही है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। मृदा का वर्गीकरण इसी लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रयास है। ऑर्गेनिक होरिजोन partially decomposed organic matter, organic horizon 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 partially decomposed organic matter. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Elevated zone of leaching material moved downward. 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 Subsoil horizon खनिज पदार्थ. 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 Parent horizon practical broken inorganic minerals. Parent horizon partial breakdown inorganic minerals. Parent horizon partial breakdown inorganic minerals. Parent horizon partial breakdown inorganic minerals. Parent horizon partially breakdown inorganic minerals. Bedrock horizon. Bedrock horizon. Bedrock horizon. Bedrock horizon. Bedrock horizon. Organic horizon. Topsoil horizon. Elevated zone. Subsoil horizon. Parent horizon. Bedrock horizon. Organic horizon. Topsoil horizon. Elevated zone. Subsoil horizon. Parent horizon. Bedrock horizon. Organic horizon partially decomposed organic matter. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Elevated zone of leaching material moved downward. Subsoil horizon खनिज पदार्थ. Parent horizon partially breakdown inorganic matter. Bedrock horizon. Organic horizon O partially decomposed organic matter. Topsoil horizon A humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Elevated zone of leaching material moved downward. Subsoil horizon खनिज पदार्थ. Parent horizon partially breakdown inorganic minerals. Bedrock horizon. Organic horizon partially decomposed organic matter. Topsoil horizon humus plus living creature plus अकार्बनिक खनिज. Elevated zone of leaching mineral moved downward. Subsoil horizon खनिज पदार्थ. Parent horizon partially breakdown inorganic minerals. Bedrock horizon. मृदा का वर्गीकरण. 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 भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्चावच भू आकृति जलवायु परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती है. इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है. भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की उच्चावच भू आकृति जलवायु परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती है. इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है. भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच भू आकृति जलवायु परिमंडल तथा वनस्पतियाँ पाई जाती है. इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है. प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था. उर्वर जो उपजाऊ थी और ऊसर जो अनुर्वर थी. प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था. उर्वर जो उपजाऊ थी, ऊसर जो अनुर्वर थी. प्राचीन काल में मृदा को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता था. उर्वर जो उपजाऊ थी, ऊसर जो अनुर्वर थी. 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था. 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था. गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृण्मय, पांसु तथा दोमट इत्यादि. गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृण्मय, पांसु तथा दोमट इत्यादि. गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृण्मय, पांसु तथा दोमट इत्यादि. रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि थी. रंग के आधार पर वे लाल, पीली, काली इत्यादि थी. रंग के आधार पर वे लाल,
पीली, काली इत्यादि थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों की मृदाओं का व्यापक अध्ययन किए। सन 1956 में स्थापित भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्यापन किए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों के मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारतीय मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति व उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। यह वर्गीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। पहला, इनसेप्टिसोल 40%, इनसेप्टिसोल 40%, इनसेप्टिसोल 40%, इनसेप्टिसोल 40%, इनसेप्टिसोल्स 40%, इनसेप्टिसोल्स 40%, इनसेप्टिसोल्स 40%, इनसेप्टिसोल 40%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 3% 30%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 30%, एंटीसोल्स 30%, एल्फीसोल्स 15%, 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 वर्टिसोल्स 10%, 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 इरिडिसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स। ICAR ने USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडिसोल्स, अल्टीसोल्स, मॉलिसोल्स and insectisols, antisols, alphisols, vertisols, iridisols, altisols, molisols. Insectisols, antisols, alphisols, vertisols, iridisols, altisols, molisols। उत्पत्ति, रंग संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति, रंग संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पिटमय मृदाएं, वन मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पिटमय मृदाएं, वन मृदाएं। उत्पत्ति, रंग और संयोजन, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पिटमय मृदाएं और वन मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों, प्रायद्वीप प्लस तटीय के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी, जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों, प्रायद्वीप प्लस तटीय के विस्तृत भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों, प्रायद्वीप प्लस तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वही तथा निक्षेपित किया है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वही तथा निक्षेपित किया है। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों तथा और सरिताओं ने वही तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे
से होते हुए ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली हुई मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों की डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। समानता इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। समानता इनमें पोटास चूना की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। समानता इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। समानता इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। समानता इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपर और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। बांगर पुराना जलोढ़क होता है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संग्रथन और कंकड़ पाए जाते हैं। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रथन और कंकड़ पाए जाते हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृण्मय हुए। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृण्मय है। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृण्मय है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। काली मृदाएं काली मृदाएं काली मृदाएं काली मृदाएं काली मृदाएं काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मृदा मिट्टी का भी कहा जाता है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती है। गन्ना कृषि प्लस मूंगफली कृषि के उपयुक्त तंबाकू प्लस फल। गन्ना कृषि प्लस मूंगफली कृषि उपयुक्त तंबाकू फल। गन्ना कृषि प्लस मूंगफली कृषि के लिए उपयुक्त तंबाकू फल। गन्ना कृषि प्लस मूंगफली कृषि उपयुक्त तंबाकू फल। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में लीमा, लाइम, आयरन
मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में लीमा, लाइम, एल्युमिनियम, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लीमा, रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लीमा, रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लीमा, इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है लीमा के, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। एनपी जैव पदार्थ कम है ना। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है लीमा के, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। एनपी जैव पदार्थ कम। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच विभिन्न आभाओं का होता है। निर्माण बेसाल्ट विखंडन से टिनिफेरस मैग्नेटाइट काला रंग प्रदान करता है। टिनिफेरस मैग्नेटाइट काला रंग प्रदान करता है। कली महीन कण के कारक। चित्र 6.2 भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। चित्र 6.2 भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। चित्र 6.2 भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार। वन मृदा, 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 वन मृदा। जलोढ़ मृदा, 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 जलोढ़ मृदा। लाल और पीली मृदा, 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 लाल और पीली मृदा। काली मृदा, 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 काली मृदा। लेटेराइट मृदा, 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 लेटेराइट मृदा। शुष्क मृदा, 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 शुष्क मृदा। लाल और पीली मृदाएं, 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 लाल और पीली मृदाएं। प्राचीन अर्कियन प्लस धारवाड़ चट्टान से छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी। प्राचीन अर्कियन धारवाड़ चट्टान से लाल और पीली मृदाएं, छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी, लाल प्लस पीली मृदाएं, छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी, लाल और पीली मृदाएं, छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी, लाल और पीली मृदाएं, छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी, लाल और पीली मृदाएं, छिद्रयुक्त प्लस भुरभुरी। प्राचीन अर्कियन प्लस धारवाड़ चट्टान से, 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 प्राचीन अर्कियन प्लस धारवाड़ चट्टान से। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में। कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। पश्चिमी घाट की गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र में एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पश्चिमी घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है।
इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं समानता उर्वर होती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं समानता उर्वर होती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं समानता उर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कण वाली उच्च भूमि की मृदाएं अनुर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इनमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इनमें समानता नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। आयरन और पोटास अधिक होते हैं। 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 चूना कम होता है, आंशिक अम्लीय होती है। 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 लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता 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 होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, लाल रंग देता है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है, लाल रंग देता है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरक की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का प्रयोग ईंटें बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कोंकण में सर्वाधिक विस्तृत 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 है। मसाले प्लस मोटे अनाज के लिए उपयुक्त 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 है। शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाएं एरिड सॉइल। 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 शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। ये समानता संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। ये समानता संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। ये समानता संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है।
कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। मृदा के तलीय संस्तर में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई है। ये मृदाएं अनवरु है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं अनवरु है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं अनवर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं अनवर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये मृदाएं अनवर है क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। लवण मृदाएं, नमक मृदा, लवण मृदाएं, सैलिन सॉइल। नमक मृदा और लवण मृदाएं, सैलिन सॉइल, लवण मृदाएं, सैलिन सॉइल, नमक मृदाएं, सैलिन सॉइल, नमक मृदाएं, सैलिन सॉइल, नमक मृदाएं, सैलिन सॉइल। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं, अनवर मृदाएं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं अनवर मृदाएं भी कहते हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं अनवर मृदाएं भी कहते हैं। ऐसी मृदाओं को ऊसर अनवर मृदाएं भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनवर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनवर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनवर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनुपों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी 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 होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेशों में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जाती है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई कोशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है।
शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणामस्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। अम्लीय मृदा में सुधार चूना। 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 पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदाएं ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं समानतः गाढ़े और काले रंग की होती है। ये मृदाएं समानतः गाढ़े और काले रंग की होती है। ये मृदाएं समानतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं। 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 ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। मैंग्रोव का विकास अधिक होता 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 है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल, मिट्टी अम्लीय। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल, मिट्टी अम्लीय। कार्बनिक पदार्थ के विघटन से कार्बनिक अम्ल, मिट्टी अम्लीय। वन मृदाएं। वन मृदाएं। वन मृदाएं। वन मृदाएं। वन मृदाएं। वन मृदाएं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत पहाड़ी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत पहाड़ी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत पहाड़ी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत पहाड़ी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भाग, प्रायद्वीपीय भारत पहाड़ी। पर्वतीय ढाल, मिट्टी परत पतली। पर्वतीय ढाल में मिट्टी परत पतली। पर्वतीय ढाल में मिट्टी परत पतली। पर्वतीय ढाल मिट्टी परत पतली। पर्वतीय ढाल मिट्टी परत पतली। वन मृदाएं। आपने अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। हिमालय के हिमालयी क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। हिमालय के हिमालयी क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है। चाय, कहवा, मसाला, फल का उत्पादन होता 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 है। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उसका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती है। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं जीवित तंत्र होती है। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय तथा निम्नीकृत होती है। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है।
मृदाएं जीवित तंत्र होती है, किसी भी अन्य प्राणी की तरह विकसित क्षय तथा निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर उनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका विस्मय एक अंग है। मृदा उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका विस्मय एक अंग है। मृदाएं उस तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती है जिसका विस्मय एक अंग है। मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मृदा के पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा मृदा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती है। समानतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित हो रही होती है। समानतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। धरातल से सूक्ष्म कणों की हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने से की होती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है, यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। जल अपरदन दो रूपों में होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। परत अपरदन समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उन्हें उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल नदी द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह से इन क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है? किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है?
मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसका दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनके जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्रायः बाढ़ आते हैं तथा कृषि भूमि को क्षति पहुँचती है। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। इससे प्रायः बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को क्षति पहुँचती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करते हैं। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधे की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियाँ गिराकर वे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होते जा रहा है। भारत में के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ के भोगी थे। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों कमांड एरिया में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभों के भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा व उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्टतः मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला काम। ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेनी चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेनी चाहिए। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि की प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र में अपरदन की चपेट में आ गए हैं। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराकर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। समुच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समुच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है।
समक्ष रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समक्ष रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। समक्ष रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समक्ष रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती तथा सस्यवर्धन आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उसके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुलिकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। अंगुलियाकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। अंगुलियाकार अवनलिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जा सकता है। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांध की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। बड़ी अवनलिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोक बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अवनलिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। यह कार्य अवनलिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वृक्षों की रक्षक मेखला बनाकर तथा वन कृषि करके रोकने का प्रयास करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदल देना चाहिए। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने का प्रयोग किए हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। ये योजनाएं जलवायु के दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं जलवायु के दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं जलवायु के दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग का समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। अतः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएं ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि को सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं, उससे लाभ उठाते हैं। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो इसका उपयोग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल व यमुना नदियों का उत्पाद भूमि, पश्चिमी हिमालय गिरिपथ क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती पहले साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र रेगुर मृदा क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल व यमुना नदियों का उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय का गिरिपथीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र रेगुर मृदा क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल व यमुना नदियों का उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय गिरिपथीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र रेगुर मृदा क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल व यमुना नदियों का उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय गिरिपथीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती पहले साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र रेगुर क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र चंबल व यमुना नदियों का उत्खात भूमि, पश्चिमी हिमालय गिरिपथीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती साबरमती घाटी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा शुष्क क्षेत्र, महाराष्ट्र रेगुर क्षेत्र। ह्यूमस 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 मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन, सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन, सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन, सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस
मृत जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर के अपघटन सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है वह ह्यूमस कहलाता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है तथा यह चिपचिपा होता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है तथा यह चिपचिपा होता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है तथा यह चिपचिपा होता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला होता है तथा यह चिपचिपा होता है। इसका स्वरूप संरचना विहीन 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 होता है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह के नीचे होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह के नीचे होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह के नीचे होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह के नीचे होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर मृदा सतह के नीचे होती है। साधारणतः मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग का समानता मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग काला होता है, जिस कारण मृदा उपमृदा से अधिक गाढ़े रंग की होती है। साधारणतः मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस का रंग काला होता है, जिस कारण मृदा उपमृदा से अधिक गाढ़े रंग की होती है। साधारणतः मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस के रंग काला होता है, जिस कारण मृदा उपमृदा से अधिक गाढ़े रंग की होती है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में वायु के आवागमन की क्षमता अधिक होती है। इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ के पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ के पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ के पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ के पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें घुलनशील खनिज पदार्थ के पाए जाने के कारण भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ह्यूमस में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। ह्यूमस में जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा जब पीएच 7 से नीचे जब मृदा पीएच 7 से नीचे जब मृदा पीएच 7 से नीचे जब मृदा पीएच 7 से नीचे कारण अम्लीय मृदा के कारण अधिक वर्षा क्षारीय लवण घुलकर बह जाना। 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 जैव पदार्थ विघटन कार्बनिक अम्ल 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 उर्वरक नाइट्रिक अम्ल H2SO4 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 खनन प्लस औद्योगिक प्रदूषण अम्लीय वर्षा मृदा अम्लीय 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 शंकुधारी पेड़ों की गिरी पत्तियों अम्लीय शंकुधारी पेड़ों की गिरी पत्तियां 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 अम्लीय। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक गोवा तमिलनाडु गोवा महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा पश्चिमी घाट केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल के कुछ भाग। प्रकार अम्लीय मृदा के प्रकार लाल मृदा लेटेराइट मृदा 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 अम्लीय मृदा के प्रकार लाल मृदा लेटेराइट मृदा। अम्लीय मृदा फसल उपयुक्तता चाय कॉफी रबड़ चावल वर्षा आधारित कसावा अनानास। फसल उपयुक्तता चाय कॉफी रबड़ चावल वर्षा आधारित कसावा अनानास। फसल उपयुक्तता चाय कॉफी रबड़ चावल वर्षा आधारित कसावा अनानास। फसल उपयुक्तता चाय कॉफी रबड़ चावल वर्षा आधारित कसावा अनानास। फसल उपयुक्तता चाय कॉफी रबड़ चावल वर्षा आधारित कसावा अनानास चाय कॉफी रबड़ चावल कसावा अनानास चाय कॉफी रबड़ चावल कसावा अनानास चाय कॉफी रबड़ चावल कसावा अनानास। सुधार उपाय चूना CaCO3 जिप्सम CaSO4 कार्बनिक खाद कंपोस्ट। सुधार उपाय चूना CaCO3 जिप्सम CaSO4 कार्बनिक खाद ऑब्लिक कंपोस्ट। सुधार उपाय चूना CaCO3 जिप्सम CaSO4 कार्बनिक खाद ऑब्लिक कंपोस्ट। सुधार उपाय चूना CaCO3 जिप्सम CaSO4 कार्बनिक खाद ऑब्लिक कंपोस्ट। सुधार उपाय चूना CaCO3 जिप्सम CaSO4 कार्बनिक खाद ऑब्लिक कंपोस्ट। फ्रोस्ट हीविंग फ्रोस्ट एक्शन फ्रोस्ट हीविंग ऑब्लिक 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 फ्रोस्ट एक्शन। ठंडे क्षेत्रों में जब टेम्परेचर कम होता है मिट्टी में मौजूद जल जमकर बर्फ आइस में बदल जाता है। कोल्ड क्लाइमेट
पर्मी फॉरेस्ट जोन ठंडे क्षेत्रों कोल्ड क्लाइमेट। पर्मी फॉरेस्ट जोन में जब टेम्परेचर कम मिट्टी में मौजूद जल जमकर बर्फ आइस में बदल जाता है। ठंडे क्षेत्रों कोल्ड क्लाइमेट। पर्मी फॉरेस्ट जोन में जब टेम्परेचर कम मिट्टी में मौजूद जल बर्फ जमकर आइस में बदल जाता है। यह बर्फ भूमि की सतह के समानांतर आइस लेंस के रूप में बनती है। यह बर्फ भूमि की सतह के समांतर पर आइस लेंस के रूप में बनती है। यह बर्फ भूमि की सतह के समांतर पर आइस लेंस के रूप में बनती है। बर्फ आयतन पानी से अधिक फैलाव भूमि ऊपर की ओर उठाव फर्स्ट हीव। बर्फ आयतन पानी से अधिक फैलाव भूमि ऊपर की ओर उठाव फर्स्ट हीव। बर्फ आयतन पानी से अधिक फैलाव भूमि ऊपर की ओर उठाव फर्स्ट हीव। सड़कें इमारतें के नींव पाइपलाइन को नुकसान। सड़कें इमारतों के नींव पाइपलाइन को नुकसान। सड़कें इमारतों के नींव पाइपलाइन को नुकसान। बार बार जमने पिघलने से मिट्टी ढीला और अस्थिर। बार बार जमने पिघलने से मिट्टी ढीली और अस्थिर। बार बार जमने पिघलने से मिट्टी ढीली और अस्थिर। सतह के नीचे बर्फ की परत पानी रिसाव नहीं जल भराव। सतह के नीचे बर्फ की परत पानी रिसाव नहीं जल भराव। सतह के नीचे बर्फ की परत पानी रिसाव नहीं जल भराव। सतह के नीचे बर्फ की परत पानी रिसाव नहीं जल भराव। फसलों की जड़ों को क्षति। फसलों की जड़ों की क्षति। फसलों की जड़ों को क्षति। बुआई का मौसम छोटा। 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 लोइज सॉइल। लोइज सॉइल। लुइस सॉइल। लुइस सॉइल। लुइस सॉइल। लुइस सॉइल। बारिश हवा द्वारा उड़ाई गई अवसाद शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहुत महीन कण नमी धारण क्षमता अधिक गेहूं खेती। लोइज सॉइल बारिश हवा उड़ाई गई अवसाद शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहुत महीन कण नमी धारण क्षमता अधिक गेहूं खेती। लोइज सॉइल बारिश हवा द्वारा उड़ाई गई अवसाद शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र बहुत महीन कण नमी धारण क्षमता अधिक गेहूं खेती। लोइज सॉइल बारिश हवा द्वारा उड़ाई गई अवसाद शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र बहुत महीन कण नमी धारण क्षमता अधिक गेहूं खेती। लोइज सॉइल बारिश हवा द्वारा उड़ाई गई अवसाद शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में बहुत महीन कण नमी धारण क्षमता अधिक गेहूं खेती। सॉइल इम्पोवरसिमेंट मृदा निर्धनता। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। लगातार खेती अत्यधिक चराई कटाव प्राकृतिक आपदा मृदा पोषक तत्व कमी जैविक पदार्थ कम उर्वरता कम। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। लगातार खेती अत्यधिक चराई कटाव प्राकृतिक आपदा पोषक तत्व कमी जैविक पदार्थ कमी उर्वरता कमी। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। लगातार खेती अत्यधिक चराई कटाव प्राकृतिक आपदा मृदा पोषक तत्व कम जैविक पदार्थ कम उर्वरता कम। सॉइल इम्पोवरिशमेंट मृदा निर्धनता। लगातार खेती अत्यधिक चराई कटाव प्राकृतिक आपदा मृदा पोषक तत्व कम जैविक पदार्थ कम उर्वरता। मृदा निर्माण में शामिल प्रक्रियाएं। 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 इल्यूविएशन। 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 चिकनी मिट्टी कले और खनिज पानी द्वारा मृदा के ऊपरी परतों को धुलकर लीच होकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। इल्यूविएशन। चिकनी मिट्टी और कले और खनिज पानी द्वारा मृदा की ऊपरी परतों में घुलकर लीच होकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। चिकनी मिट्टी कले और खनिज पानी के द्वारा मृदा की ऊपरी परतों में घुलकर लीच होकर नीचे की परतों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से ऊपर की परत अधिक रेतीली या मोटे कण वाली बन जाती है। इस प्रक्रिया से ऊपर की परत अधिक रेतीली या मोटे कणों वाली बन जाती है। इस प्रक्रिया से ऊपर की परत अधिक रेतीली या मोटे कणों वाली बन जाती है। इस प्रक्रिया से ऊपर की परत अधिक रेतीली व मोटे कणों वाली बन जाती है। मेलानाइजेशन। 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 इस प्रक्रिया में मृदा का गहरा रंग हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ सड़ी हुई पत्तियां प्लस जड़ें मिल जाती हैं। इस प्रक्रिया में मृदा का गहरा रंग हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ सड़ी हुई पत्तियां प्लस जड़ें मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया में मृदा का गहरा रंग हो जाता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ सड़ी हुई पत्तियां प्लस जड़ें मिल जाते हैं। मेलानाइजेशन। इसमें मिट्टी गहरी दिखती है और अक्सर उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें मिट्टी गहरी दिखती है और अक्सर उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। इसमें मिट्टी गहरी दिखती है और अक्सर उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। मेलानाइजेशन। इसमें मिट्टी गहरी दिखती है और उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ग्लेशियराइजेशन। 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 यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी से होती है। यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी से होती है। यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी से होती है। ऑक्सीजन कमी के कारण मिट्टी धूसर या नीली सी हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद लोहा हटकर एक ऐसा यौगिक बनाता है जो यह रंग देता है। ग्लेशियराइजेशन। यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी में होता है। ग्लेशियराइजेशन। यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी में होता है। ग्लेशियराइजेशन। यह प्रक्रिया जलभराव या खराब निकासी वाली मिट्टी में होती है। ऑक्सीजन कमी के कारण मिट्टी धूसर या नीली हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद लोहा हटकर एक ऐसा यौगिक बनाता है जो यह रंग देता है। ऑक्सीजन कमी के कारण मिट्टी धूसर ग्रे हो या नीली हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद लोहा घटकर ऐसा यौगिक बनाता है जो यह रंग देता है। कैल्सिफिकेशन। 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 शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिट्टी से पानी वाष्पित हो जाता है और पीछे कैल्शियम कार्बोनेट चूना जमा रह जाता है। शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिट्टी से पानी वाष्पित हो जाता है और पीछे कैल्शियम कार्बोनेट चूना जमा हो रह जाता है। कैल्सिफिकेशन।
शुष्क या अर्षु क्षेत्रों में मिट्टी से पानी वाष्पित हो जाता है और पीछे कैल्शियम कार्बोनेट चूना जमा रह जाता है। कैल्सिफिकेशन, शुष्क या अर्षु क्षेत्रों में मिट्टी से पानी वाष्पित हो जाता है और पीछे कैल्शियम कार्बोनेट चूना जमा रह जाता है। इससे मिट्टी में एक कठोर परत बन जाती है जिसे कैलीचे कहा जाता है और मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है। इसमें मिट्टी की एक कठोर परत बन जाती है जिसे कैलीचे कहा जाता है और मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है। इसमें मिट्टी की कठोर परत बन जाती है जिसे कैलीचे कहा जाता है और मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है। इसमें मिट्टी में एक कठोर परत बन जाती है जिसे कैलीचे कहा जाता है और मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है। पोडजुलाइजेशन, 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 पोडजुलाइजेशन यह प्रक्रिया ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले अम्लीय एसिडिक मृदा क्षेत्रों जैसे शंकुधारी कार्निक कोनिफेरस वनों में होती है। यह प्रक्रिया ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले अम्लीय एसिडिक मृदा क्षेत्रों जैसे शंकुधारी कोनिफेरस वनों में होती है। यह प्रक्रिया ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले अम्लीय एसिडिक मृदा क्षेत्रों जैसे शंकुधारी कोनिफेरस वनों में होती है। यह प्रक्रिया ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले अम्लीय एसिडिक मृदा क्षेत्रों जैसे शंकुधारी कोनिफेरस वनों में होती है। यह प्रक्रिया ठंडे और आर्द्र जलवायु वाले अम्लीय एसिडिक मृदा क्षेत्रों जैसे शंकुधारी कोनिफेरस वनों में होती है। यहाँ सड़ते हुए पौधे से बने कार्बनिक अम्ल लोहे और एल्युमिनियम जैसे खनिजों को नीचे की परतों में पहुंचा देते हैं। यहाँ सड़ते हुए पौधे से बने कार्बनिक अम्ल लोहे और एल्युमिनियम जैसे खनिजों को नीचे की परतों में पहुंचा देते हैं। यहाँ सड़ते हुए पौधे से बने कार्बनिक अम्ल लोहे और एल्युमिनियम जैसे खनिजों को नीचे की परतों में पहुंचा देते हैं। इससे ऊपर की परत धूसर लीच की हुई दिखाई देती है। इससे ऊपर की परत धूसर लीच की हुई दिखाई देती है। इससे ऊपर की परत धूसर लीच की हुई दिखाई देती है। लेटरलाइजेशन, 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 लेटरलाइजेशन यह प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ होती है। यह प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ होती है। यह प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ होती है। तेज अपक्षय से चट्टानें टूटती है और वर्षा के पानी सिलिका व क्षारीय तत्वों को धोकर ले जाता है जिससे लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड बचता है। लेटरलाइजेशन, तेज अपक्षय से चट्टानें टूटती है और वर्षा का पानी सिलिका व क्षारीय तत्वों को धोकर ले जाता है जिससे लोहे और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बचता है। तेज अपक्षय से चट्टानें टूटती है और वर्षा का पानी सिलिका व क्षारीय तत्वों को धोकर ले जाता है जिससे लोहे और एल्युमिनियम ऑक्साइड बचता है। लेकिन इन स्थितियों में पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि घुलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में बहकर निकल जाता है। लेकिन इन स्थितियों में पोषक तत्वों में कमी होती है क्योंकि घुलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में बहकर बाहर निकल जाता है। लेकिन इन स्थितियों में पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि घुलनशील पदार्थ बड़ी मात्रा में बहकर बाहर निकल जाता है। पीट बॉग, पीट बॉग, पीट बॉग, पीट बॉग, पीट बॉग, पीट बॉग एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहाँ पौधे के अवशेष पानी से भरी हुई ऑक्सीजन कमी वाली गड्ढा जैसी जगह में अधूरे गलते सड़ते हुए इकट्ठा होते हैं। पीट बॉग एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहाँ पौधे के अवशेष पानी से भरी हुई ऑक्सीजन कमी वाली गड्ढा जैसी जगह में अधूरे गलते सड़ते हुए इकट्ठा होते हैं। पीट बॉग एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहाँ पौधे के अवशेष पानी से भरी हुई ऑक्सीजन कमी वाली गड्ढा जैसी जगह में अधूरे गलते सड़ते हुए इकट्ठा होते हैं। पीट बॉग एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहाँ पौधे के अवशेष पानी से भरी हुई ऑक्सीजन कमी वाली गड्ढा जैसे जगह में अधूरे गलते सड़ते हुए इकट्ठा होते हैं। पीट बॉग एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जहाँ पौधे के अवशेष पानी से भरी हुई ऑक्सीजन कमी वाली गड्ढा जैसे जगह में अधूरे गलते सड़ते हुए इकट्ठा होते हैं। महत्व, कार्बन सिंक के रूप में अम्लीय पौधों के लिए उपयोगी, पीएच मान कम होता है। महत्व, कार्बन सिंक के रूप में अम्लीय पौधों के लिए उपयोगी, पीएच मान कम होता है। महत्व, कार्बन सिंक के रूप में अम्लीय पौधों के लिए उपयोगी, पीएच मान कम होता है। महत्व, कार्बन सिंक के रूप में अम्लीय पौधों के लिए उपयोगी, पीएच मान कम होता है। स्थान, ठंडे नमी वाले क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नॉर्थ ईस्ट। स्थान, ठंडे नमी वाले क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नॉर्थ ईस्ट। स्थान, ठंडे नमी वाले क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नॉर्थ ईस्ट। स्थान, ठंडे नमी वाले क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, नॉर्थ ईस्ट। मल्चिंग, मल्चिंग, मल्चिंग क्या है? मल्चिंग, मल्चिंग, मल्चिंग मिट्टी की सतह को किसी पदार्थ की परत से ढकना, मिट्टी की सतह को किसी पदार्थ की परत से ढकना, मिट्टी की सतह को किसी पदार्थ की परत से ढकना। जैविक पदार्थ, फसल अवशेष, सूखे पत्ते, तिनके, लकड़ी, बुरादा, कंपोस्ट आदि। अजैविक पदार्थ, प्लास्टिक शीट, कंकड़, ग्रेवेल आदि। जैविक पदार्थ, फसल अवशेष, सूखे पत्ते, तिनके, लकड़ी, बुरादा, कंपोस्ट आदि। अजैविक पदार्थ, प्लास्टिक शीट, कंकड़, ग्रेवेल आदि। जैविक पदार्थ, फसल अवशेष, सूखे पत्ते, तिनके, लकड़ी, बुरादा, कंपोस्ट आदि। अजैविक पदार्थ, प्लास्टिक शीट, कंकड़, ग्रेवेल आदि। जैविक पदार्थ, फसल अवशेष, सूखे पत्ते, तिनके, लकड़ी, बुरादा, कंपोस्ट आदि। अजैविक पदार्थ, प्लास्टिक शीट, कंकड़, ग्रेवेल आदि। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। मृदा उर्वरता अधिक, मृदा उर्वरता अधिक, मृदा उर्वरता अधिक, मृदा उर्वरता अधिक। कार्बन संचय, कार्बन संचय, कार्बन संचय, कार्बन संचय। परत अपरदन, परत अपरदन, परत अपरदन कम, परत अपरदन कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा उर्वरता अधिक, कार्बन संचय, परत अपरदन कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा उर्वरता अधिक, कार्बन संचय, परत अपरदन कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा उर्वरता अधिक, कार्बन संचय, परत अपरदन कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा उर्वरता अधिक, कार्बन संचय, परत अपरदन कम। लाभ, नमी संरक्षण, वाष्पीकरण कम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा उर्वरता अधिक, कार्बन संचय, परत अपरदन कम।
भारत सूखा प्रभावित क्षेत्र बागवानी फसलों फल सब्जी चाय कॉफी आदि। भारत सूखा प्रभावित क्षेत्रों बागवानी फसलों फल सब्जी चाय कॉफी आदि। भारत सूखा प्रभावित क्षेत्रों बागवानी फसलों फल सब्जी चाय कॉफी आदि। भारत सूखा प्रभावित क्षेत्रों बागवानी फसलों फल सब्जी चाय कॉफी आदि। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। स्थापना 1953, मुख्यालय नई दिल्ली। 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 मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण नहीं। 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 परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्थान, परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्थान, परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्थान, परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्थान, परामर्शदात्री एडवाइजरी संस्थान। उद्देश्य मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में समन्वय। उद्देश्य मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में समन्वय। मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में समन्वय। मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों में समन्वय। मृदा प्रदूषण रोकथाम राष्ट्रीय नीति और दिशा निर्देश तैयार करना। मृदा प्रदूषण रोकथाम राष्ट्रीय नीति और दिशा निर्देश तैयार करना। मृदा प्रदूषण रोकथाम राष्ट्रीय नीति और दिशा निर्देश तैयार करना। मृदा संरक्षण के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। मृदा संरक्षण के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। मृदा संरक्षण के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। मृदा संरक्षण के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। एंटीसोल्स सॉइल लेकिंग हॉरिजॉन नो हॉरिजॉन। 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 इंसेप्टिसोल्स वीकिंग और क्विक डेवलप हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स वीकली और क्विक डेवलप हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स वीकली और क्विक डेवलप्ड हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स वीकली और क्विक डेवलप्ड हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स वीकली और क्विक डेवलप्ड हॉरिजॉन। हिस्टोसोल्स very rich in organic matter. Histosols very rich in organic matter. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Oxysols very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Vertisols rich in clay content plus highly basic. 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 इरिडीसोल्स मरुस्थल जैसा। 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 एंटीसोल्स सॉइल लेकिंग हॉरिजॉन नो हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स वीक। एंटीसोल्स सॉइल लेकिंग हॉरिजॉन नो हॉरिजॉन। 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 इंसेप्टिसोल्स वीकली और क्विकली डेवलप 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 हॉरिजॉन। इंसेप्टिसोल्स weekly or quickly develop horizon. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Histosols very rich in organic matter. Tundra taiga 1. Oxysols very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysols very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysols very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Oxysol very old plus highly weathered plus less fertile. Vertisols rich in clay content plus highly basic. 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 Iridisols मरुस्थल जैसा. Iridisols मरुस्थल जैसा. Iridisols मरुस्थल जैसा. Iridisols मरुस्थल जैसा. हर हर महादेव, जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।